Good morning, students. Beta, now today we are going to start with your chapter number 10, that is international trade. Before this, we finished up with chapter number 9, that is internal trade. That was internal trade kya tha? Which is done within the boundaries, which is done within the physical boundaries of the country. That is known as internal trade. But now we are starting with international trade. That means you are going beyond your boundaries. You are going beyond your boundaries of your country. अब उससे बाहर जाकर जब आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. अब इंटरनेशनल ट्रेड में भी बेटा क्या होता है, दो टर्म्स आती हैं इसमें हमारी, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस. अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, इनको सेम मानकर चलते हैं जी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस आर ऑफ कोर्स बोथ द सेम थिंग्स. बट नो, दे आर नॉट सेम. क्यों? बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज बिजनेस में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. या आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, बट इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज. तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की जब मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ टेंजिबल इन नेचर. पढ़ा हुआ है सबने अकाउंट्स में, टेंजिबल, विच यू कैन सी, विच यू कैन फील, विच यू कैन फिजिकली फील, जिसको आप फिजिकली फील कर सकते हो चीज़ को, उसका जब आप ट्रेड कर रहे हो, उसका जब आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज योर इंटरनेशनल ट्रेड. Now let's look into the book. International trade comprises export and import of merchandise, that is your goods. It is also called visible trade. इसको हम विजिबल ट्रेड भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज गुड्स जो है वो टेंजिबल इन नेचर होती हैं. आ गया वही पॉइंट हमारा, दैट गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर. आइटम्स ऑफ विजिबल ट्रेड इंक्लूड योर मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, केमिकल, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जिनका इन सब का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब आप कर रहे हो, तो उसको हम टर्म जो हम नाम देते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. It may be mentioned here that mostly people think of international business as international trade. That's what I told you कि लोगों को लगता है कि international trade and international business both are same things. But no, that's not the case. क्यों? But this is not true. No doubt international trade comprising export and import of goods has historically been an important component of international business. International business का हमेशा से ये एक important part रहा है आपका international trade. That means when you are involved in business dealings with other countries of the world, तो वो international business है. वो business dealings goods की भी हो सकती हैं, वो business dealings services की भी हो सकती हैं. But जो ओवरऑल जो बिज़नेस आपका हो रहा है, उसके मतलब जो मेजर पार्ट होता है वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का ही होता है, कि मेजॉरिटी जो होता है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका गुड्स का ही होता है. उसके बाद है हमारा द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आर. उसके बाद बट ऑफ लेट द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस has substantially expanded. International trade in services such as international travel, tourism, मतलब सर्विसेज में भी अब कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. पहले होता था कि ट्रेड का रोल जो है वो ज़्यादा होता था, सब्सटेंशियली अभी भी मैं कहूँगी ज़्यादा है, बट फिर भी सर्विसेज भी उतनी ही इंक्रीज़ हो रही हैं. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रो कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे. The other equally important development are increased foreign investment and overseas production of goods and services. और तो और इसके साथ साथ गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड के बिजनेस के साथ साथ हमारी और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लाइक योर इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है. ओवरसीज़ प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो हम दूसरी कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं. Companies have started increasingly making investments into foreign countries and undertaking production of goods and services in foreign countries to come closer to foreign customers के close आने के लिए, and serve them more effectively at lower cost पे उनको ज़्यादा अच्छे से सर्व करने के लिए. All these activities form part of your international business. ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर आ जाती हैं? इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर. To conclude, we can say international business is much broader term है international business, and is comprised of both the trade and production of goods and services across frontiers, across boundaries.
मतलब गुड्स का ट्रेड भी और गुड्स की प्रोडक्शन भी और साथ में सर्विसेज भी, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर आ जाती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर। ओके, अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में क्यों इन्वॉल्व होती है, क्यों अपने आप को इंडल्ज करना प्रेफर करती है। अब हम देखते हैं, इसमें भी हमारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स टू द नेशन, बेनिफिट टू द फर्म। कंट्री को क्या फ़ायदा होगा अगर कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में इन्वॉल्व करेगी अपने आप को, तो कंट्री को क्या बेनिफिट होगा और उस कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, ये दोनों हम देखने वाले हैं। नाउ फर्स्ट इज बेनिफिट टू द नेशन, दैट इज़ बेनिफिट टू द कंट्री। क्या क्या होगा, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब आप अपनी गुड्स बाहर की कंट्रीज़ में जाकर बेचोगे या वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन सेटअप कर रहे हो, वहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या वहाँ के लोगों को अपनी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज़, तो वहाँ के लोग आपको पेमेंट करेंगे तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज एक कंट्री का एक वैल्यूएबल रिजर्व होता है। किसी भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज जितना ज़्यादा है उतनी ही एक अच्छी बात है। दिस इज़ वन ऑफ आवर वैल्यूएबल रिजर्व्स, क्योंकि कल को अगर हमें कुछ डीलिंग भी करनी है दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो वी हैव इनफ रिजर्व्स, वी हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कि हम उनको ईजिली पेमेंट कर सकते हैं, ईजिली कोई भी सर्विस हम अवेल कर सकते हैं। तो कोई भी कंट्री अगर एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री को या फिर अपनी प्रोडक्शन वहाँ दूसरी कंट्री में स्टार्ट कर रही है तो वो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के पास आएगा। नाउ इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। ऑफकोर्स वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जब एक्सपोर्ट होगा तो वो लोग हमें पेमेंट करेंगे, पैसा हमारे पास आएगा और उस पैसे को हम आगे इम्पोर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। कल को मुझे अगर कोई चीज़ मंगानी है उस कंट्री से तो आई हैव इनफ रिजर्व्स, इनफ करेंसी उस कंट्री की जहाँ से मैं ईजिली गुड्स मंगा सकती हूँ। यूजुअली जो बेटा होता है, अब जैसे ऐसा नहीं है कि मैं जिस कंट्री के साथ डील कर रही हूँ मुझे उसी कंट्री की करेंसी मिलेगी। जो एक कॉमन करेंसी यूज़ होती है वो डॉलर से यूज़ किया जाता है। यूएस डॉलर एक कॉमन करेंसी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है जो आप पेमेंट करते हो। टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, कुछ भी अगर आपने मंगाना है तो आपके पास इनफ रिजर्व्स रहेंगे और आर रिलेटिवली कॉस्टलियर इफ प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। ऐसी चीज़ कोई भी जो आप अगर अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करोगे तो आपके लिए उसको प्रोड्यूस करना कॉस्टली प्रोसेस है, इसीलिए उसे मैं दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करूँगी और इम्पोर्ट करने के लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और वो फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास कहाँ से आएगा, जब मैं गुड्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो वहाँ से मेरे पास पेमेंट आ रही है। Okay, next is more efficient use of resources and best utilization of resources. International business facilitate international division of labor और specialization. Division of labor आता है या specialization आ जाती है। क्यों? इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से डिफरेंट कंट्रीज आर गिफ्टेड बाय नेचर विद डिफरेंट रिसोर्सेज। हम ये कहते हैं कि हर कंट्री के पास अपने गिफ्टेड बाय नेचर, कि हर कंट्री के अपनी अपनी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उनके पास ये चीज़ अच्छी है, उनके पास ये चीज़ अच्छी है। Through international business, every country can specialize in the production of those products which it can produce more effectively and efficiently. It need not spend its scarce resources for manufacturing goods which can be easily imported at a lower cost. उनको वो गुड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जो रिसोर्सेज उनके पास स्केयर हैं और उनको लगता है कि वो इजीली अगर आप इंपोर्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट टू इंपोर्ट दोज पर्टिकुलर गुड्स। उनको रादर देन अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करो, जो कि आपके लिए प्रोड्यूस करना एक कॉस्टली प्रोसेस होगा, तो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने की बजाय मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगी, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जापान में प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन इंडिया. India, on the other hand, may produce agriculture products more effectively and efficiently than Japan. So, with the help of international business, both the countries can specialize in respective items. Japan can export electronic goods to India and in turn import agriculture products from India. Such specialization results in optimum utilization of country's resources. उनका भी optimum utilization हुआ और हमारा भी, कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अच्छे हैं तो हम वो उनको एक्सपोर्ट करेंगे और वो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में अच्छे हैं तो हम वहाँ से उसको इम्पोर्ट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ. International business is a means for economic development of the developing countries. Such countries can import new and improved technology.
machinery and equipment etc. सब from the developed countries to accelerate the process of economic growth. जो मान लो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है और दूसरी कंट्रीज़ में वो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास पैसा होगा और अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बेटर टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड कंट्री कैन एक्सपोर्ट इट सरप्लस आउटपुट। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास सरप्लस आउटपुट है, कुछ एक्स्ट्रा जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ जो मेरी कंट्री में यूटिलाइज होने के बाद भी मेरे पास बच सकता है, इन ऑर्डर टू मीट ग्रोइंग डिमांड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दिस वे इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री इंक्रीज इट्स नेशनल इनकम। मान लो कि मेरी कंट्री में एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी जो डिमांड है वो सिर्फ 80 यूनिट्स की है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने, 80 यूनिट्स की डिमांड है। अब मेरी जो मशीनरी है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है 150 यूनिट्स, लेकिन भैया डिमांड तो 80 की है, तो कहीं ना कहीं मैं कम प्रोड्यूस कर रही हूँ, अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रोड्यूस तो उतना ही करूँगी ना जितनी डिमांड होएगी। डिमांड ही मैक्सिमम 80 की है तो मैं 80 प्रोड्यूस करूँगी, और जो 70 एक्स्ट्रा जो मेरी मशीनरी प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि डिमांड नहीं है, दैट इज़ नोन एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यही अगर वो उस 80 को प्रोड्यूस करने के बजाय मैं 150 प्रोड्यूस करूँ, 150 प्रोड्यूस करूँ, 80 मैं अपनी कंट्री में यूज़ करूँ और 70 जो मेरे पास सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, सरप्लस आउटपुट हो रहा है, उसको मैं दूसरी कंट्री में भेज दूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट है। एक तो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आ गया वहाँ पे भेजने की वजह से, और दूसरा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई, क्योंकि पहले उन 80 यूनिट्स को 80 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो मैंने 20 लोगों को रखा हुआ था, 20 पीपल को मैंने हायर किया था, 20 एम्प्लॉयज़ को मैंने हायर किया हुआ था, बट अब मैं ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन कर रही हूँ 80 से 150, तो 20 और को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मेरी कंट्री में, इनकम जनरेट होगी लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें दोनों ही तरीके से है कि एक तो मेरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, और दूसरा हमारे पास वो गुड्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स भी आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जहाँ मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई उसकी वजह से उनके पास पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इंडिया इम्पोर्ट्स लाइफ सेविंग ड्रग्स, पेट्रोलियम चिप्स एक्सेट्रा, कंप्यूटर चिप्स एक्सेट्रा, दस इंटरनेशनल बिजनेस इज हेल्पफुल इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। और मोर ओवर ये तो था कि जब मैं प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और इम्पोर्ट करने में भी, एक्सपोर्ट करने में तो बेनिफिट हुआ ही जो हमने पढ़ा, इम्पोर्ट करने में भी बेनिफिट क्या हो रहा है कि बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कंप्यूटर चिप्स आ रही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो इंडिया में अगर नहीं बन रही है तो दूसरी कंट्री से आप उनको इम्पोर्ट कर रहे हो, ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। इंटरनेशनल बिजनेस leads to stabilization of prices of commodities throughout the world, which would not have been possible in the absence of international business. प्राइस स्टेबलाइजेशन आ जाती है कैसे? क्योंकि commodities throughout the world which would not have been possible in the absence of international. For example, if prices of any commodity tend to increase due to short supply, short supply की वजह से, मान सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सप्लाई अगर लिमिटेड हो और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं कि भैया हमारे पास है तो 10 यूनिट ही, मांगने वाले 20 हैं, तो मैं 100 रुपये की बजाय 200 में भी बेचूंगी तब भी मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं हमारे। इन द सेम वे द राइज इन प्राइजेस में बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीज इम्पोर्ट। तो वो जो एक्स्ट्रा 20 की डिमांड है और 10 प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो 10 जिनको नहीं मिल पा रहा है वो 10 यूनिट्स अगर मैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर दूं तो प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो वो 10 हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा था, जो भी आपका प्रोड्यूसर था, उसको एक कंपटीशन मिल गया जी, बाहर के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है तुम बना रहे हो, हम दूसरी कंट्री से भी मंगा सकते हैं, डिमांड तो एनी हाउ लोगों की पूरी कर ही देंगे। इन द सेम वे एक्सेस आउटपुट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अवॉइड ग्लट एंड शार्प फॉल इन प्राइजेस। और ऐसे ही जो आपका एक्सेस आउटपुट हो रहा है, मैंने वो बोला पहले, हमने बोला जो आप इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो कम हो तो मैं दूसरी कंट्री से मंगा सकती हूँ। यही अगर जो मैं इनपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ वो ज़्यादा है तो जितना कंट्री में यूज़ होता है ठीक, बाकी मैं दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। दोनों ही ईदर वेज आई एम इन द बेनिफिट वे।
नेक्स्ट इज़ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट और ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। इसके बाद आपके बेनिफिट्स टू फर्म हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे करेंगे हम इन चैप्टर्स को। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।